हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक वोरा। मैं आज नीट 2020 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक पोर्शन जो है मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं जो नेक्स्ट पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे ये मैं जो स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑब्जर्व हो रहा है उसमें बोला गया है एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज़। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एलिमेंट है, उसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, उसकी आपको एज लेंथ दी हुई है। एज लेंथ आपको दे रखी है 288 पिकोमीटर और आपको रेडियस निकालना है। तो बीसीसी का केस है, बीसीसी के केस में रेडियस जो होता है वो √3/4 इंटू एज लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि √3/4 आपको एज लेंथ ऑलरेडी दी हुई है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये जो है इन 4 ऑप्शन में से सेकंड वाली ऑप्शन से मैच कर रहा है, √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। तो सेकंड जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको रेडियस निकालना था और एज लेंथ आपको दी हुई थी। तो आपको पता है बीसीसी के केस में आर इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। तो मतलब सिंपली वैल्यू पुट करनी थी और आंसर ये आपका निकल आता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमने फाइंड आउट करना है कि जैसे लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो ये चारों हैं उसको 1 ग्राम दिया हुआ है, सभी के लिए मास जो है फिक्स है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि किस में नंबर ऑफ एटम्स जो है ज़्यादा होंगे। ये मोल कंसेप्ट से लिया गया ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो किस में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पता है कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है नंबर ऑफ एटम्स, यदि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस केस में हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जो मोल्स होता है वो मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। तो आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में एक चीज़ फिक्स है, सभी में 1 ग्राम आ रहा है, चाहे वो लिथियम है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, O2, सभी के लिए मास जो वो फिक्स है। और एटॉमिक मास में हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम का 108 और सिल्वर का 108, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16 है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सबसे मास कम आप देख सकते हैं कि लिथियम का मास जो है सबसे कम है एटॉमिक मास, इसलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। और इसके यदि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम जो है वो भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका एटॉमिक मास 7 है लिथियम का, जो सबसे कम है, इसलिए इसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो लिथियम की जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैं अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है सोल्यूशन से लिया गया है, चैप्टर से, जो +2 में है। उसमें जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, मतलब जो वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4 चॉइसेस दी गई हैं, तो इसमें जो सेकंड चॉइस है उसका राइट आंसर होगा इथेनॉल और एसीटोन में। इथेनॉल में एक्चुअली इथेनॉल में जो है, इथेनॉल के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इथेनॉल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं होती है। तो जब जो इथेनॉल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है जो मॉलिक्यूल होंगे एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है इथेनॉल की।
पर जब हम लोग इसमें डालते हैं एसीटोन, तो एसीटोन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कोलैप्स कर देता है, तोड़ देता है। तो जिसकी वजह से जो इथेनॉल है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो वेपर प्रेशर जो है जो पहले कम था इथेनॉल के केस में, एसीटोन डालने के बाद जो है इसका वेपर प्रेशर क्या होएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इथेनॉल में जब हम लोग एसीटोन डालते हैं तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती है और वेपर प्रेशर जो है जो आइडल बिहेवियर में होना चाहिए उससे जो आइडल जो इसका वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा। तो जिसकी वजह से इथेनॉल प्लस एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड होगा। स्टूडेंट्स, मैं फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोलिक्यूल्स है विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, कि कौन से मोलिक्यूल्स है जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, किसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। तो जीरो डाइपोल मोमेंट जैसे कि हमें पता है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट जो दैट विल कैंसिल आउट, सो दैट इज़ द रीज़न डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। और इसके बाद आ गया बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइफ्लोराइड के बारे में बात करें, PeF2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा और यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा, तो जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट जो दैट विल बिकम ज़ीरो, कैंसिल आउट। और CO2 की गैस, CO2 जो गैस है उसके केस में भी ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस डेल्टा, इसमें +2 डेल्टा आ गया विद रिस्पेक्ट टू ये माइनस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जितना डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही डाइपोल मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बिकम क्या होगा, ज़ीरो, जितना इस डायरेक्शन में उतना अपोजिट डायरेक्शन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात जो है, जैसे कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन प्लेनर बेंजीन तो प्लेनर होती है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बिकम क्या आएगा, ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया, बेरिलियम हो गया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, जिसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बी कैंसल आउट। इसलिए इन सभी का डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है इनमें सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इसका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, मैं फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें बोल रहा है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन, क्रोमियम आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्रोमियम आयन का हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, Cr2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है n+2, n जो है दैट विल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हमें केस बताया गया है Cr2+ के बारे में बोला गया है, Cr2+, तो Cr2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोला है। तो क्रोमियम का हमें पता है कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 4s1 3d5, तो Cr2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो ये बन जाएगा 3d4, 3d4 बना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 आएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 आ रहे हैं, तो उसका मैग्नेटिक जो मोमेंट निकलेगा वो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो 4 + 2, 4 + 2, तो हम देख सकते हैं कि 4 24, और
24 का जो अंडर रूट आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 4.9, अंडर रूट 24 का जो आएगा अंडर रूट वो 4.9 होगा। तो जो इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का बोहर मैग्नेटोन, तो 4.9 बोहर मैग्नेटोन। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो 4.9 बोहर मैग्नेटोन होगा और 3 जो है वो राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो कि मैच करना है और मैच करके करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो जो CO+H2 के बारे में बात करें तो CO+H2 तो सभी को पता है कि सिंथेसिस गैस होती है। CO+N2 जो है वो प्रोड्यूसर गैस होती है, तो यहाँ पे CO+H2 दी हुई है तो वो सिंथेसिस गैस होगी, सिंथेसिस गैस जो है। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रही है वो थर्ड के साथ मैच कर रही है। और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। एक्चुअली वाटर की दो हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस जो है बॉयल करने पे दूर हो जाती है और परमानेंट हार्डनेस जो है बॉयल करने पे दूर नहीं होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है दैट इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो बी है वो फर्स्ट वाली चॉइस के साथ मैच कर रहा है। और सी के बारे में बात करें तो B2H6, ये इसको डाइबोरेन बोलते हैं, डायरेक्ट डाइबोरेन है। तो डाइबोरेन जो होता है हम लोग जैसे कि डाइबोरेन में क्या होता है B2H6, तो यहाँ पे जैसे बोरोन और ये हाइड्रोजन आ गया, ये आ गया बोरोन और हाइड्रोजन, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये। तो एक्चुअली में क्या होता है इसमें 3 सेंटर, इसमें 3 सेंटर होते हैं, 1 2 3, ये 3 सेंटर आ गए। जैसे कि इसमें सॉरी मैं स्ट्रक्चर बना रहा था तो मैं थोड़ा सीट को स्लाइड करना भूल गया। तो एक्चुअली में कि ये बोरोन है, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, और ये बोरोन है, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो 2 बोरोन है ये हाइड्रोजन के साथ एक कितने सेंटर हो गए, 1 2 3 सेंटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, 1 2 3, और इसकी वजह से बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बनाना बॉन्ड की। और ये जो इसका हो गया एक इलेक्ट्रॉन, इसका और इसका हाइड्रोजन का, 1 2 3, 3 सेंटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बनाना की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इस केस में भी जैसे इस बोरोन का इलेक्ट्रॉन हो गया और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये 3 सेंटर जो 2 इलेक्ट्रॉन को 3 सेंटर जो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बनाना बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन। तो ये जो B2H6 जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बनाना बॉन्ड बोला जाता है इसके बारे में। तो इसमें आप ये जो बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ ड्यू टू इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की वजह से हो रही है। तो B2H6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सी ऑप्शन जो है 2 को मैच करेगी। और H2O2 के बारे में बात करें तो H2O2 जो है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है और नॉन प्लेनर होता है, तो ये जो डी ऑप्शन जो है वो 4 के साथ मैच करेगी। तो यदि मैं सभी को ऑब्जर्व करूँ ध्यान से तो जो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, तो सेकंड जो फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें एक रिएक्शन दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने यहाँ पे किस में कार्बन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो वो चेंज कितना है, कौन सा चेंज है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया गया मैं वो लिख रहा हूँ पहले। जैसे ये CH4 + 4Cl2 गैसेस फॉर्म में, CCl4 पायरीन बोलते हैं इसको, और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे CH4 के केस में मीथेन जो है इसमें हमने कार्बन के लिए X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज जो है 0 है, तो X = -4। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, -4 आ रही है। और CCl4 में हम लोग देख रहे हैं CCl4 में तो इसकी X मान +4, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है, टोटल चार्ज 0, X +4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कार्बन में ऑक्सीडेशन स्टेट में तो -4 से +4 में आ रहा है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ कार्बन इन द फ्लोइंग रिएक्शन, कि कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो -4 से +4 में हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन में जो है -4 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 में हो रही है, तो जो फोर्थ होगा वो करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें बोला गया है द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with सोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो आपको पता है ये जो सोडियम जो है, सोडियम पोटासियम पंप आपने सुना होगा, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स के लिए होते हैं। तो सोडियम और दूसरा जो है पोटासियम होता है। तो ये ओरली क्वेश्चन समझ लो आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा कि सोडियम पोटासियम पंप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स के लिए। तो राइट आंसर फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।